हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है जीके जीएस का प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ कवर करने वाले हैं और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे ताकि आने वाले किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे छूट नहीं सके। और यहाँ इस क्लास से निश्चित रूप से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगा, इसलिए आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। तो आज इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है पनामा नहर। क्या नाम है मेरे भाई? पनामा नहर। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर को। ये जो प्रशांत महासागर है सबसे गहरा महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और यही प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किस नहर के द्वारा? पनामा नहर के द्वारा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? सुएज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को किसको कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। पीछे से भी याद रखिएगा, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर। दुनिया में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और इसके अलावे कौन कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा देश है उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत। क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे? रुक चीन अब आ भारत। क्या शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे? रुक चीन अब आ भारत। देखो ये रू से हो जाएगा रूस, को से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, ओ से हो जाएगा अमेरिका, बो से हो जाएगा ब्राज़ील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत तो भारत है ही। तो विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा। तीसरे स्थान पे कौन है? चीन। चौथे स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका। पांचवें स्थान पे कौन सा देश है? ब्राज़ील। छठे स्थान पे कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें स्थान पे कौन सा देश है? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? सातवां। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जनसंख्या की हम लोग बात कर लें। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? तो चीन का है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का? चीन का। भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, दूसरा स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भाई क्वेश्चन जो पूछा गया, कृषि किस क्षेत्र के अंदर आएगा? कृषि आएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। हम आप लोगों को तीनों क्षेत्र के अंदर बता देते हैं क्या क्या आता है। तो कृषि जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ध्यान रखिएगा, कृषि यही पूछा गया था, कृषि किस क्षेत्र के अंदर आता है। कृषि के साथ साथ ध्यान रखिएगा वानिकी यानी पशुपालन भी याद रखिएगा। पशुपालन, मत्स्य पालन और कच्चे सामान की उपलब्धता, ये सारे चीज़ किसके अंदर आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कच्चे सामानों की उपलब्धता, ये सारे चीज़ किसके अंदर आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। और द्वितीय क्षेत्र की बात करें, बड़ा उद्योग, बड़े बड़े उद्योग। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े उद्योग के अंदर क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंदर आएगा। बड़े बड़े उद्योग जैसे रेल फैक्ट्री है ना, सीमेंट का कारखाना, इस तरह से बड़ा बड़ा जो जितने भी उद्योग हो जाएगा वो किसके अंदर आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंदर। तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगा सेवा। और ये सेवा किस प्रकार का हो सकता है? या तो डॉक्टरी सेवा हो सकता है, या फिर संचार सेवा हो सकता है, या फिर हो सकता है यातायात सेवा हो सकता है, यातायात। ये जितने भी किसी भी प्रकार की अगर सेवा है तो वो किसके अंदर आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, कच्चे सामानों की उपलब्धता। द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या आता है? कोई भी बड़ा उद्योग जैसे सीमेंट का कारखाना, रेल फैक्ट्री और भी बहुत सारे प्रकार के हैं फैक्ट्री, वो किसके अंदर आएगा? द्वितीय क्षेत्र के अंदर। तृतीय क्षेत्र के अंदर क्या आएगा? सेवा, चाहे
वो डॉक्टरी सेवा हो, चाहे संचार सेवा हो, चाहे वो यातायात सेवा हो, वो सभी चीज़ किसके अंदर आएगा? सेवा के अंदर। और वो सेवा किस क्षेत्र के अंदर आता है? तृतीय क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। पशुपालन का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, पशुपालन। देखिए इसमें से पूछा गया था कीटों का अध्ययन, तो ध्यान रखिएगा कीटों का जो अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी होता है। इसके साथ साथ में हम लोग एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ध्यान रखिएगा, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। उसी तरह कीटों का जो अध्ययन होगा उसको क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन जो आया था यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम महासचिव, तो ध्यान रखिएगा यूएनओ कहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। कौन थे? ट्रिगवेली। और इनका संबंध नॉर्वे देश से था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रिगवेली कौन थे? ट्रिगवेली। और ये किस देश के रहने वाले थे? नॉर्वे के। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव, एशियाई महासचिव, एशियाई महासचिव कौन थे? एशियाई महासचिव, ध्यान रखिएगा, एशियाई महासचिव की बात कर रहे हैं हम लोग। यूथांट, यूथांट पहले एशियाई महासचिव थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? म्यांमार के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के थे? म्यांमार के। और वर्तमान समय की बात करें, अभी वर्तमान समय में यूएनओ के महासचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस अभी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और इनका संबंध किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल से। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? अंग हैं 6। कुल कितने अंग हैं मेरे भाई? 6 अंग। और इसी में से एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दी हेग के अंदर। बाद बाकी पांचों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसी न्यूयॉर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम लोग देख लेते हैं, यूएनओ से संबंधित ही क्वेश्चन है। इसके वर्तमान समय में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। और सबसे नवीनतम देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कुल कितने देश इसके सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए मेरे भाई, एग्जाम में जो क्वेश्चन छपा हुआ था, ये पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। ताशकंद समझौता जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। और ताशकंद समझौता जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। और भारत और पाकिस्तान की ओर से जो नेतृत्व किया था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान थे। ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता में नेतृत्व भारत की ओर से किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। और ये ताशकंद समझौता हुआ कब था? 1966 में। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। उसके साथ में एक और याद रखिएगा, शिमला समझौता। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था कब? 1972 में। कब हुआ था मेरे भाई?
1972 में हुआ था। भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने नेतृत्व किया था। ध्यान रखिएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न छपने की पूरी संभावना है। पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच कब? 1954 में। ताशकंद समझौता कब? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। तीसरा है शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में कब? 1972 में। भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, शिमला सम्मेलन। शिमला, ये याद रखिएगा, ये शिमला सम्मेलन हुआ था देश को स्वतंत्र होने के पहले ही, और भारत के नेताओं ने मिलकर शिमला में एक सम्मेलन किया था जिसका क्या नाम है? शिमला सम्मेलन। और ये कब हुआ था? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। देखो क्वेश्चन जो आया हुआ था, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगर हम लोग बात करें मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य था? मूल संविधान में, ये मूल संविधान किसको बोलते हैं? जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और जिस दिन लागू हुआ वही क्या हुआ? मूल संविधान। जब तक कि कोई संशोधन नहीं हुआ है तब तक वो क्या कहलाता है? मूल संविधान। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और किस समिति के सिफारिश पे? ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितना मेरे भाई? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस समिति के सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। अगर हम लोग बात करें संविधान के किस भाग में, तो भाग याद रखिएगा, संविधान का भाग 4 को में, 4 को भी याद रखिएगा या ए भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? 4 को यानी 4A में। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद था 51A। अनुच्छेद कौन सा था? 51A। और अभी वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य हो गया है? वर्तमान में ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य? 11 हो गया। कितना मौलिक कर्तव्य हो गया? 11। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क वो अनिवार्य शिक्षा दिलाने का काम लोकल पेरेंट्स का है ना। ये कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? एक भी नहीं था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। और संविधान के किस भाग के अंदर रखा गया? इसको 4 को के अंदर रखा गया, यानी 4A के अंदर रखा गया। अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के अंदर? 51A में। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये 86वां संविधान संशोधन 2002, इसको जो रखा गया है 21A के अंदर रखा गया। किस अनुच्छेद के अंदर? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम किसका है? लोकल पेरेंट्स का। ये किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया? अनुच्छेद नंबर 21A में रखा गया है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? रूस से। ध्यान रखिएगा, ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान ने कहाँ से लिया? रूस से। तो ये सारे प्रश्न किससे संबंधित था? मौलिक कर्तव्य से। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मेरे भाई क्या क्वेश्चन है, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ये ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी
ढाका में दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगर हम लोग दक्षेस की बात करें, इसी का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? सार्क। दूसरा नाम क्या है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इस सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1985 में। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा काठमांडू में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। और ये अगर दक्षेस की बात करें, पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ढाका में। कहाँ पर हुआ था? ढाका में। मेरे भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग फटाफट छापिए, ये जो ढाका है किस देश की राजधानी है? यहाँ पर कमेंट बॉक्स हम बना दिए हैं, इसी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर छापेंगे, ढाका किस देश की राजधानी है। एक क्वेश्चन और छापिए, ये काठमांडू आप लोगों को देख रहा है, ये किस देश की राजधानी है ना? इसका आंसर वहाँ पर दीजिए। अगर हम लोग बात करें दक्षेस का, इसमें कितने देश सदस्य हैं? दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? देश सदस्य, तो ध्यान रखिएगा, देश सदस्य जो है वो 8 देश सदस्य है। और सबसे नवीनतम देश जो है वो कौन सा देश है? नवीनतम देश है अफगानिस्तान। नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान। सबसे नवीनतम देश कौन सा है इसका सदस्य? अफगानिस्तान। अब क्या आप लोग ये भी जानना चाह रहे हैं सर इसको कौन कौन सा देश सदस्य है, ये भी आप बता ही दीजिए। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, पीएनबी से बीमा कराओ। पीएनबी से बीमा कराओ, शॉर्ट ट्रिक में इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ, पंजाब नेशनल बैंक, और उसी से बीमा कराना है। किससे बीमा कराना है? पीएनबी से। देखो P4 हो जाएगा पाकिस्तान, P4 क्या होगा? पाकिस्तान। N4 हो जाएगा नेपाल, B4 हो जाएगा भूटान, भूटान। SE से हो जाएगा श्रीलंका, B से हो जाएगा बांग्लादेश, B से क्या होगा? बांग्लादेश। और ये I से हो जाएगा अपना इंडिया, है ना? ये M से क्या हो जाएगा? मालदीव। और A से क्या हो जाएगा मेरे भाई? अफगानिस्तान। ये 8 देश इसके सदस्य हैं। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, बताइए सार्क का इनमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ये 8 देश सदस्य है, इसमें से 3 तो दिया रहेगा और जो नहीं दिया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सार्क के बारे में पूरा पढ़ा दिए। दक्षेस का ही दूसरा नाम क्या है? सार्क। सार्क का स्थापना कब हुआ है? 1985 में। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ढाका में। और आज से आप लोगों को 350 साल पहले हम कमेंट बॉक्स में छापने के लिए बोले थे ये ढाका किस देश की राजधानी है। हाँ, आज हम बता देते हैं, जो 350 साल पहले क्वेश्चन पूछे थे ढाका किस देश की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी। किस देश की राजधानी है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अच्छा, काठमांडू, ये 400 साल पहले दिए थे क्वेश्चन में छापने के लिए कि बताइए, इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि काठमांडू किस देश की राजधानी है ना? और ये 400 साल पहले क्वेश्चन दिए थे। तो आज जान लीजिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे? काठमांडू। लेकिन पहला शिखर सम्मेलन पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे? ढाका। और इसके कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन सा देश सदस्य है? पीएनबी से बीमा कराओ। कौन कौन सा देश सदस्य है? पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ। देखो, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, B फॉर भूटान, S से श्रीलंका, B से बांग्लादेश, I से अपना इंडिया, M से मालदीव और A से अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए सार्क का सबसे नवीनतम देश सदस्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन जो पूछा गया, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम जो निर्धारित उम्र सीमा है वो कितना है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष। कितना है मेरे भाई? 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। इसके साथ साथ में आप याद रखिएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, या फिर गवर्नर, गवर्नर यानी राज्यपाल। ये तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए, कितना वर्ष होना चाहिए? 35। ध्यान रहे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 35। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30। अच्छा,
विधानसभा या फिर लोकसभा, देखिए विधानसभा या फिर लोकसभा, विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु? 25 वर्ष। अच्छा, इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन का और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी राज्य के अंदर पंचायती राज में चुनाव लड़ना है, कि कहीं पर भी पंचायत में चुनाव लड़ना है, पंचायत में या फिर नगर निगम में, कहाँ पर? नगर निगम में, तब इस कंडीशन में न्यूनतम आयु उम्मीदवार के लिए कितना होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर के लिए न्यूनतम आयु 35। विधानसभा या फिर लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25। पंचायत या नगर निगम के लिए न्यूनतम उम्र 21। अच्छा, वोट के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? वोट के लिए न्यूनतम आयु, वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष। मेरे भाई 18 वर्ष वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु। पहले वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? 21। ध्यान रखिएगा 21 वर्ष से कम किया गया और 18 किया गया। कब? वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष। ध्यान रहेगा, न्यूनतम आयु वोट करने के लिए कितना है? 18 वर्ष। कब किया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट करने की आयु 21 वर्ष से कम करके कितना किया गया? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा 74वां संविधान संशोधन नगर निगम से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? नगर निगम से। और भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 12 में, अनुसूची नंबर 12 में, भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 12 में किसका चर्चा किया गया है? नगर निगम को, है ना? ध्यान रखिएगा संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 12 जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? अनुसूची नंबर 12 जोड़ा गया। और इस अनुसूची में किसका प्रावधान रखा गया है? नगर निगम का। अगर हम लोग 74वां पढ़ लिए तो 73वां भी पढ़ लीजिए। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती से, पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज। ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है मेरे भाई? पंचायती राज। और इसको कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन ये जो लागू हुआ, ध्यान रखिएगा, लागू जो हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? अनुसूची 11। ध्यान से सुनिए, अगर हम लोग बात करें 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया। और इस अनुसूची के अंदर क्या चीज़ का प्रावधान जोड़ा गया? पंचायती राज से। और ये जो लागू हुआ, कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा अनुसूची नंबर 11 में कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं मेरे भाई? 29 विषय हैं। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। कब इसको लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की देन है? यानी किस पंचवर्षीय योजना के समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक? 1974 से लेके 1979 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1974 से लेके 1979। और इसी समय गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? ध्यान रखिएगा
देश के पीएम कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिएगा, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। और इसी इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इसी के समय में 1974 से लेकर 1979 के बीच में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था, इसी के समय में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? और दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे अगर हम लोग बात करें पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? ध्यान रखिएगा, 1951 से लेकर 1956 के बीच में पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 किस मॉडल पे था? हेरोल्ड मॉडल पे, हेरोल्ड मॉडल पर। और इसमें क्या चीज़ पर जोर दिया गया था? कृषि पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1956 से लेके 1961 तक, ये इस मॉडल पे था, पीसी महानलोबिस, पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें क्या चीज़ पर जोर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा उद्योग। क्या चीज़ पर जोर दिया गया था? बड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा जो दिया है किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसे हम लेकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको बताया? अनुच्छेद नंबर 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार में रीट जारी करने का अधिकार। और रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 32। और इसी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर। वैसे अगर हम लोग याद करेंगे, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाई क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में कितने लोकसभा सीट है? अच्छा, इसको भी ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीट कितना है? 243। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40, विधानसभा सीटों की संख्या 243। सबसे अधिक विधानसभा का सीट कहाँ पर है? यूपी में। कितना सीट है? ध्यान रखिएगा, 403 है। सबसे अधिक विधानसभा के सीट कितना है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 403। और लोकसभा की सीट की बात करें तो कितना है? 80 है। ठीक है, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आज जो हम लोग पढ़े, उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।